तो इसमें एक्सरसाइज टू पार्ट 1, एक्सरसाइज टू पार्ट 1 फर्स्ट है ना, ग्रुपिंग का क्वेश्चन है ये, बन गया। अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लाइन से 3 पूछ लिया तुमने, तो 2 और हाँ 4 ठीक है, चलो सारे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 2 variants of a test paper are distributed among 12 students. Number of ways of seating the students in 2 rows so that the students sitting side by side do not have identical papers and those sitting in the same column have same paper. तो सबसे पहले तो ये 2 रोज है, मान लो अभी ये कॉलम की तरह, लेकिन ये 2 रोज है। 12 स्टूडेंट्स को यहाँ पे इक्वली हमें बांटना है, तो किसका है, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ग्रुपिंग करेंगे। तो कितने ग्रुप्स में, 2, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 2 इक्वल स्ट्रेंथ के ग्रुप्स है तो 2 फैक्टोरियल। अब उसके बाद इनका इन 2 रोज में डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हो गया स्टूडेंट्स को बांटने का तरीका। स्टूडेंट्स को हमने बांट दिया 2 रोज में, किसकी हेल्प से, ग्रुपिंग की हेल्प से, क्योंकि स्टूडेंट्स कैसे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, डिस्टिंक्ट, और उनको हमें 2 रो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही किया था क्या? ठीक है, चलो इसके बाद भी आ जाएगा। ये तो हमने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे 6 बच्चे दे दिए, यहाँ पे 6 बच्चे दे दिए, तो इन 6 स्टूडेंट्स की आपस में भी अरेंजमेंट होगी। यहाँ पे जो हमने 6 स्टूडेंट्स दिए हैं इनकी आपस में अरेंजमेंट होगी, कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे जो 6 स्टूडेंट्स दिए हैं उनकी आपस में अरेंजमेंट होगी। अब स्टूडेंट्स को भी हमने अरेंज करके बैठा दिया, ठीक है। अब पेपर को बांटना है, हमारे पास कितने वेरिएंट्स है पेपर के, 2, तो इनको इन 2 रो में बांटना है, कितने तरीके से होगा, 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये इसका आंसर है, तो देखो क्या आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल। ऐसे भी कर सकते हो, या तो जो तुम बोल रहे हो यहाँ पे टोटल कितने सीटें है, 12, क्योंकि यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, तो इन 12 सीटों पे 12 स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी, 12 फैक्टोरियल। रीड करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक तो ग्रुपिंग वाला हो गया। ग्रुपिंग में हमें पहले क्या करना पड़ा, 2 ग्रुप में डिवाइड करना पड़ा। अब यहाँ पे इधर आ जाएंगे 6 स्टूडेंट्स, इधर 6 स्टूडेंट्स, तो इनकी यहाँ पे अरेंजमेंट, यहाँ पे अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल किसका है, वो जो 2 वेरिएंट्स है उनको इन 2 रो में बांटने का तरीका। या तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, टोटल यहाँ पे 12 सीट है, तो इन 12 सीटों पे 12 स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट 12 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। तो इधर से बैठ गए। अब हमें क्या करना है, 2 वेरिएंट्स को इनमें बांटना है, कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से। सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तरीका होता है कैसे देखना है उसको, ठीक है। क्लियर है ये अनुष्का? यस सर। किसका डाउट था, ये तुम्हारा ही था ना? हाँ चलो देखो, तो दोनों तरीके से तुम इसको रीड कर सकते हो। 12 सीटें 12 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, 12 फैक्टोरियल। अब 2 वेरिएंट्स है पेपर के, इनको इन 2 रो में बांटना है, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ, तो 2 फैक्टोरियल तरीके से। या तो ये ग्रुपिंग के तरीके से भी जा सकते हो, तो किसी को ये सोचना तो इससे भी या वैसे भी जा सकते। फिर उसके बाद सेकेंड, तो ये भी नहीं बना क्या, बन गया सर, वो ट्राई किया लेकिन नहीं बना, ठीक है। इसमें क्या है, फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंडफादर, m sons and daughters and 2 grandchildren. They are to be seated in a row for dinner. The grandchildren wish to occupy the end seats at each end, and the grandfather refuses to have grandchildren on either side of him. In how many ways can family be made to sit? ठीक है, फैमिली को बैठाना है जिसमें एक ग्रैंडफादर, एम क्या है, सन्स एंड डॉटर्स है, एंड एन ग्रैंडचिल्ड्रन से। तो टोटल कितने सीटें चाहिए होगी वहां पे, m 2n+1, इतने नंबर ऑफ सीटें चाहिए होगी। अब उसमें क्या बोला जा रहा है, जो ग्रैंडचिल्ड्रन है, इधर जो n सीटें होगी इधर एंड से, और इधर वाले एंड से जो n सीटें होगी वहां पे जाके कौन बैठ रहा है, ग्रैंडचिल्ड्रन बैठ रहा है।
मतलब इधर की n सीट है, इधर की n सीट है, तो टोटल कितने सीटें हो गई है? 2n सीटें। वहां पे जाके कौन बैठेगा? ग्रैंड चिल्ड्रन। कितने तरीके से? 2n फैक्टोरियल तरीके से ग्रैंड चिल्ड्रन इन 2n सीटों पे बैठ जाएंगे, 2n फैक्टोरियल। अब उसके बाद बीच में कितनी सीटें बची है? यहाँ पे ये n सीटें हैं, ये n सीटें हैं, इन पे जाके ग्रैंड चिल्ड्रन बैठने वाले 2n फैक्टोरियल तरीके से। बीच में जो सीटें बचती है तो वो कितनी है? m+n। तो तुम लोग बताओ, ये जो m+n सीटें है, यहाँ पे इसको ऐसे काट रहा हूं मैं, इधर n सीटें, इधर n और बीच में m+1, तो ये बताओ ग्रैंड फादर यहाँ पे आ सकता है क्या? क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रैंड फादर को बैठा देंगे तो उनके बगल में कौन आ जाएगा? ग्रैंड चिल्ड्रन। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड फादर को बैठा सकते हैं क्या? उनके बगल में कौन आ जाएगा? ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाएगा, तो नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड फादर को बैठाने के लिए हमारे पास अब कितने सीटें अवेलेबल है? m-1, क्योंकि टोटल m सीटें है। अब m सीटों m+1 सीटें है, ग्रैंड फादर यहाँ पे नहीं बैठ सकते, यहाँ पे नहीं बैठ सकते, तो बची हुई m-1 सीटों में से किसी एक सीट पे बैठेंगे, तो उनके लिए वो एक सीट हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, m-1c1। तो उस सीट पे जाके बैठेंगे कौन? ग्रैंड फादर। बाकी बची कितनी सीटें? m। वहां पे जाके कौन बैठेंगे? सन्स एंड डॉटर्स। कितने तरीके से? हो गया, ये उसका आंसर। ठीक है, क्लियर है अब ये? यस सर। फिर उसके बाद थर्ड ओके, थर्ड देख लो। यहाँ पे ये आवाज और ये तो क्लियर है ना मेरी? यस। मतलब वीडियो पॉज तो नहीं हो रहा ना बीच बीच में? थोड़ा हो रहा है क्या मोबाइल नेटवर्क? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। इसमें अल्फा बीटा है, so that अल्फा कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बीटा विदाउट बोरोइंग। तो विदाउट बोरोइंग का कांसेप्ट तो पता होगा तुम लोगों को, क्या होता है विदाउट बोरोइंग? मतलब ऊपर वाला डिजिट बड़ा होना चाहिए नीचे वाले से, तो हमें बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, तो बीटा में से अल्फा को माइनस करना। ठीक है, तो बीटा क्या है? y1 y2 y3, ये x1 x2 x3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना विदाउट बोरोइंग। तो सबसे पहले हम कहां से जाते हैं? यूनिट प्लेस से। सब्ट्रैक्शन भी यूनिट प्लेस से शुरू करते हैं। अब ये जो y3 है x3 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो x3 और y3 के ऐसे कितने पेयर्स हमें मिलेंगे, इसके बारे में सोचना है, सोचना है सर। तो y3 अगर हमने 0 ले लिया मान लो, तो x3 क्या लेना पड़ेगा? 0 ही लेना पड़ेगा, 0 से बड़ा कोई नहीं ले सकते है ना। 0 to 9 तक इनको वैल्यूज हम दे सकते हैं। तो y3 को हमने 0 दे दिया तो x3 को 0 लेना पड़ेगा। y3 को अगर 1 दे दिया तो x3 क्या क्या ले सकते हैं? 0 1, तो दो पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। फिर अगर हमने y3 को 2 दे दिया, इसी तरीके से इनको काउंट करना है। y3 को अगर 2 दे दिया तो x3 0 1 2, तीन पॉसिबिलिटी। और ऐसे ही जब चलते जाएंगे, y3 को हमने 9 दे दिया तो x3 क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 0 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, अप टू 9 ये वैल्यूज ये ले सकता है। अब ये बताओ, ये एक पेयर बन गई, यहाँ पे टोटल कितनी पेयर्स बनेगी? 2। एक तो 0 0 सॉरी 1 0 1 1, तो दो पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। यहाँ पे 3, एंड फाइनली कितनी आ जाएगी? 10 पॉसिबिलिटीज। पेयर वाइज हमें इनको देखना होता है, पहले y3 x3 देन y2 x2 एंड देन y1 x1। तो y3 x3 को हम अगर पेयर वाइज देखें तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज? 1 + 2 + 3 अप टू 10, है ना, इतनी पॉसिबिलिटीज आएगी। तो इसका सम कितना आ जाता है? 55। तो x3 और y3 को हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 55 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही y2 और x2 को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 55 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे, ये कितने डिजिट का नंबर है? 3, वहां पे मेंशन करके दिया गया 3 डिजिट के नंबर से
तो ये y1 एंड x1 0 नहीं हो सकते हैं। तो जो ये 0 वाली केस है हमें उसको हटाना पड़ेगा। तो शुरुआत कहाँ से होगी? y1 अगर 1 होता है तो x1 1, y1 अगर 2 होता है तो x1 1 2, इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो y9 अगर सॉरी y1 अगर 9 होता है तो x1 क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 अप टू 9। तो यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 2 और फाइनली जाके कितनी पॉसिबिलिटीज? 9। तो इनका जो सम है वो कितना आ जाएगा? 45। तो x1 एंड y1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 45। तो इनका क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रोडक्ट 45 55 55। क्लियर है? भी हमने एडिशन वाला देखा, उसमें सम क्या आता है, थोड़ा अलग तरीके से था। तो इसमें हम इनको पेयर वाइज कंसीडर करेंगे। पहले y3 x3, y2 x2, y1 x1। थ्री डिजिट का नंबर है, ये 0 नहीं हो सकता है, फिर इसके लिए 45 पॉसिबिलिटी। यानी मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों काम होने चाहिए ना, ये भी होना चाहिए, ये भी है, ये भी, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ये? Yes, sir. तो लिख लो इसको। अच्छा था ये क्वेश्चन। पहले दो तो चलो थोड़े रिलेटिवली आसान थे, लेकिन ये था तो देर कैसे करना है डील। और ये सोच होती है इसको। हाँ, फिर उसके बाद फोर्थ वाला, फोर्थ बन गया है क्या? फोर्थ भी अच्छा क्वेश्चन है, बनाए क्या फोर्थ? बनाए क्या? ठीक है, देख लो इसको, जल्दी करो। एंड इन क्वेश्चंस की घर पे फिर से प्रैक्टिस करना, ठीक है? एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस की खास करके। ये नहीं कि एक बार बस देख लिया और छोड़ दिया, इसको सॉल्व करके देखना। अच्छा ये हो गया था, बहुत बढ़िया। बाकी उससे नहीं हुआ है तो देख लो। ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम लंदन टू फैब्रिक, stops at where intermediate station. 75 persons entered the train after the London with 75 different tickets of same class. The number of different sets of tickets they may be holding is. तो सबसे पहले तो कितने डिफरेंट टिकट्स यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं वो देखेंगे। तो दो स्टेशन के बीच में एक टिकट आएगा, है कि नहीं? अगर एक टिकट की बात करनी है तो कहीं पे चढ़ेगा कहीं पे उतरेगा। तो दो स्टेशन की जरूरत होगी। तो चढ़ कहाँ से, मतलब ट्रेन कहाँ से शुरू हो रही है? लंदन से। इसके बीच में कितने इंटरमीडिएट स्टेशन से? 12। और एंड कहाँ पे हो रही है? खत्म हो रही है कैम्ब्रिज पे जाके खत्म हो रही है। बीच में कितने स्टेशन है? 12 स्टेशन है। तो एक टिकट के लिए कितने स्टेशन की जरूरत पड़ती है? 2। हमारे पास टोटल कितने स्टेशन है? अगर गिनो सही से, थोड़ा और सोच समझ के बताओ यहाँ पे। लंदन पे तो कोई उतर नहीं सकता, कैम्ब्रिज पे कोई चढ़ नहीं सकता। तो बताओ क्या करें? कितने डिफरेंट टिकट्स यहाँ पे बन सकते हैं? सोच समझ के बताओ, कितने डिफरेंट टिकट्स आ सकते हैं?
अभी देखो लंदन पे चढ़ेगा तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे उतर सकता है, यहाँ 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 उतर सकता है, यहाँ पे उतर सकता है 13। जो आगे वाले पे चढ़ेगा कितने आ जाएंगे 12। उसके आगे वाले पे चढ़ेगा 11। उस तरीके से यहाँ पे चढ़ेगा तो 1 से लेकर 13 तक का सब क्लियर। हाँ हाँ समझे ना, डिफरेंट टिकट्स की बातें कर रहे हैं। अब जैसे मान लो लंदन से अगर कोई चढ़ने वाला होगा तो कितने डिफरेंट टिकट्स उसके पास हो सकते हैं। एक तो मान लो लंदन से चढ़ा यहीं पे उतरा एक टिकट, लंदन से चढ़ा यहाँ पे उतरा दूसरा टिकट, तीसरा चौथा और कैम्ब्रिज पे उतरा। तो ऐसे टोटल उसके पास 30 टिकट्स हो सकते हैं जो लंदन से चढ़ रहा है। और बीच में मान लो कोई यहाँ से अगर चढ़ रहा है तो उसके पास कितने डिफरेंट टिकट्स हो सकते हैं 12। तो ऐसे टोटल डिफरेंट कितने टिकट्स आ सकते हैं 13 प्लस 12 प्लस 11 अप टू 1। क्योंकि जो यहाँ से चढ़ रहा होगा उसके पास तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, वो कैम्ब्रिज पे उतरेगा। तो टोटल कितने टिकट्स आ जाएंगे 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है क्लियर। अरे 1 to 13 का सम है तो 14 आएगा, 14 आएगा क्या 13 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। और ये क्या है 1 मिनट का, ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम लंदन टू कैम्ब्रिज स्टॉप्स एट 12 इंटरमीडिएट स्टेशंस 75 persons enter the train after the। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 13 इंटू 7 91 हो रहा है क्या। कुछ तो गड़बड़ हुई है। नंबर ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम लंदन टू कैम्ब्रिज स्टॉप्स एट 12 इंटरमीडिएट स्टेशन। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 91 आ रहे हैं ना, तो 91 डिफरेंट टिकट्स आ रहे हैं। तो 91 में से उन 75 पर्सन्स को देने के लिए कितने होने चाहिए 75। तो 91 सी 75 उसका आंसर क्या दिया 78। मैं गलती कहाँ कर दी अपन ने। 75 persons enter the train from London, enter the train after London, after London बोला गया। 13 वाला माइनस करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। 75 persons enter the train after London, वो आफ्टर लंदन चढ़ रहे हैं ठीक है। तो वो 13 वाला लेना नहीं पड़ेगा, कहाँ तक जाएंगे अब 12 तक, अब आ जाएगा। ठीक है गलती कहाँ पे हो रही थी, क्लियर हो गया, ये हट जाएगा। अब इसका सम कितना आ जाएगा 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2। अब 78 आएगा। अब उसके बाद 78 में से कितने चाहिए होंगे 75 चाहिए होंगे। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट से इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब क्लियर है। वो अगर वहां पे मेंशन नहीं रहता ना कि आफ्टर लंदन, तब तो फिर कितना हो जाता 91 सी 75 आ जाता। लेकिन आफ्टर लंदन बोला गया है तो ये वाला तो छोड़ देना पड़ेगा, यहां से आगे की बात करनी होगी। ठीक है क्लियर है ये। आफ्टर लंदन था। टोटल 78 डिफरेंट टिकट्स अवेलेबल है, मतलब लिए जा सकते हैं। तो उनमें से उन 75 लोगों के लिए कितने चाहिए होंगे 75। और आफ्टर लंदन वो कहीं से भी चढ़ सकते हैं, यहाँ से चढ़ सकते हैं, यहाँ से। तो डिफरेंट टिकट्स की हमें पॉसिबिलिटी पहले ढूंढनी होगी। अगर सिर्फ मान लो यहाँ से चढ़ने की बातें हो रही होती तो कितने डिफरेंट टिकट्स 12। यहाँ से भी चढ़ सकते हैं 11, वहां से। तो सम टोटल कितने आ जाएंगे 78। फिर उसके बाद फिफ्थ आसान था, फिफ्थ बन गया होगा है ना। फिफ्थ तो आसान था। पार्ट 2 में कितने दिए थे 10 दिए थे क्या। पहला बन गया, दूसरा नहीं। कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा है क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा क्या, अंग्रेजी तो आती हो गया क्या है। वहां पे बोला गया किंडरगार्टन टीचर हैज 25 किड्स इन हर क्लास।
ठीक है, टीचर के क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, शी टेक्स 5 ऑफ देम एट अ टाइम। वो एट अ टाइम कितने बच्चों को लेकर जा रही है? 5 बच्चों को टू जूलॉजिकल गार्डन एज ऑफन एज शी कैन। ठीक है, विदाउट टेकिंग द सेम 5 किड्स मोर देन वंस। पहले तो इसका मीनिंग तुम लोग मुझे बताओ, विदाउट टेकिंग सेम 5 किड्स। तो उसमें मान लो पहली बार वो 4 चिल्ड्रंस को लेके चली गई, किड को, K1 K2 K3 K4 K5। तो अगले बार वो पांचों के पांचों नहीं जा सकते, ऐसा होगा क्या? मान लो एक बार पहले बार में जब लेके जा रही है तो 5 किड्स को K1 K2 K3 K4 K5 इनको लेके जाया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि जब सेकेंड विजिट होगी उसमें सेम 5 नहीं होने चाहिए, ऐसा ही है ना? विदाउट टेकिंग सेम 5 किड्स मोर देन वंस, सेम 5 किड्स मोर देन वंस। तो ये पांचों के पांचों अलग होंगे, या कोई एक अलग हो सकता है, या 2 अलग हो सकते हैं, या 3 अलग, या 4 अलग, या पांचों अलग, ये सारी पॉसिबिलिटी। एटलीस्ट एक अलग होना चाहिए बस। ये समझ में आया हो? इधर आया क्या वो समझ में, कि एटलीस्ट एक अलग होना चाहिए उन पांचों में से? हाँ, क्यों? अरे मैं एक पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ बस। मान लो पहली बार में ये 5 जा रहे हैं, अब दूसरी बार में बोला गया है कि सेम 5 किड्स मोर देन वंस नहीं जा सकते, तो उनमें चलो ये तो 5 नहीं जा सकते, अब फिर से इनमें से एक हटा दो, इसके साथ कोई और ऐड कर दो तो वो जा सकते हैं। इनमें से 2 हटा दो, वो जा सकते हैं, कोई दूसरे 2 आने वाले। अगर 3 हटा दिए, 3 नए ले लिए, वो भी जा सकते हैं। 4 हटा दिए, 4 नए ले लिए, या पांचों हटा दिए, नए 5 भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो उसका मीनिंग था कि विदाउट टेकिंग सेम 5 किड्स। तो यहाँ पे ये मत समझ लेना कि इनमें से कोई भी नहीं जा सकता अगले बार, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ, पांचों एक साथ नहीं जा सकते, हाँ वो सारा ठीक। फिर उसके बाद देन क्या है, नंबर ऑफ विजिट्स द टीचर मेक्स टू द गार्डन एक्सीड्स दैट ऑफ किड बाय। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर किड के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। टीचर कितने बार विजिट करेगी? 20। जितने बार भी वो 5 बच्चों को लेके जाएगी उतने बार तो टीचर विजिट करेगी वहां पे। 25C5 टाइम्स टीचर वहां पे विजिट करेगी। अब एक पर्टिकुलर किड की बात करते हैं, तो वो कितनी बार विजिट करेगा? सोच समझ के बताओ। मान लो ये बच्चा हमेशा जा रहा है K1, तो K1 बच्चा हमेशा वो ग्रुप में इंक्लूडेड है 5 वाले, तो वो कितनी बार विजिट करेगा? 24C4 टाइम्स विजिट करेगा। रेस्ट्रिक्टेड ये आ जाता था कॉम्बिनेशन, K1 हमेशा उस ग्रुप में इंक्लूडेड है। हम एक किड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वो कितनी बार जा सकता है? तो K1 जो है इतनी बार जा सकता है, वो हमेशा उस ग्रुप में इंक्लूडेड है। अब उसके साथ और कितने बच्चे चाहिए? 4। तो 24 में से वो 4 बच्चे लेने पड़ेंगे, तो टीचर इतनी बार जा रही है एंड एक पर्टिकुलर बच्चा इतनी बार जा रहा है, तो टीचर कितनी बार ज्यादा जा रही है? इतनी बार ज्यादा जा रही है। आया आप समझ में ये? ठीक है, इधर क्लियर है क्या ये? Yes, sir. हाँ? हर एक बच्चे इतनी बार जाएगा, हर एक बच्चे की अगर हम बात करते हैं तो इतनी बार तो जाएगा। हाँ हाँ, कोई तो जाना ही नहीं। टेंशन क्या लेगा? हाँ, हो गया। तो दूसरा ऑप्शन फिर देख लेना, मैच करवा लेना। हाँ, अब देखो वहां पे क्या बोला गया, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। द नंबर ऑफ विजिट्स द टीचर मेक्स टू द गार्डन एक्सीड्स दैट ऑफ अ किड बाय। तो टीचर जितनी बार वो बच्चों को लेके जाएगी उतनी बार तो जाने वाली है, और वो 5-5 के ग्रुप में बच्चों को लेके जाने वाली है। तो 25 में से 5 बच्चों का ग्रुप वो लेके जाएगी, 5 बच्चों का ग्रुप लेना है हमें, और 25 बच्चे हमारे पास है। तो 25C5 तरीके से वो 5 बच्चे सेलेक्ट होंगे, विजिट करने जाएंगे। तो ऐसे 5-5 बच्चों के सिलेक्शन की ये पॉसिबिलिटीज है। तो इतनी बार तो टीचर उनके साथ जाएगी। अब एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार जाएगा? इतनी बार जाएगा, तो टीचर उससे कितनी बार ज्यादा जाएगी?
बीच में माइनस, समझना है बस यहाँ पे इसको। आंसर तो एक लाइन का है, लैंग्वेज एक बार समझ में आ गई तो फिर और फिर वो 24C5 वो तो फिर हम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी है देखो 24C4 प्लस 24C5 कितना होता है। इसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, यहाँ से भी बता सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट है ना, ढूंढना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन। फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ का बी और सी अरेंज करना था। पहले तो वो फॉर्मूला तो पता होगा 2npn मतलब 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, 2n माइनस n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल। यहाँ पे यह आ जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो कौन सा ऑप्शन तुम्हें मिल गया है, पहला ये मिल चुका है, ठीक है। अब इसको तुम ऐसे लिखो ये 1 into 2 into 3 4 up to 2n अपॉन n फैक्टोरियल। तो इसमें से इवन वाले को अलग करो, ऑड वाले को अलग करो ऊपर में से, ठीक है। तो ऊपर में ये 1 3 5 up to 2n minus 1 इनको ले लिया एक साथ, ठीक है। एंड इवन वाले को 2 4 6 up to 2n अपॉन में क्या है n फैक्टोरियल। इसमें से देखो हर एक में से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2, तो 2 कितनी बार बाहर आएगा 8 आएगा। तो 2 की पावर में n ये तो है, ये 2 की पावर में n इंटू अंदर में क्या 1 2 3 अप टू n, और यही क्या है हमारा n फैक्टोरियल। तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो 2 की पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 2n माइनस 1 भी आ जाएगा। एंड ऐसे ही फिर वो c अगर लाना है कैसे लाओगे, अगर एक बार तुम्हारे पास b आ गया, अब दो को जो 2 की पावर n है एक 2 दे देना 1 के साथ, एक 2 दे देना 3 के साथ, एक 2 दे देना 5 के साथ, और ऐसे एक 2 दे देना किसके साथ 2n माइनस 1 के साथ। तो वो 2 into 6 into 10 अप टू 4n माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होती तो इनकी वैल्यू ले लो, ठीक है। ठीक है मेथड आ गई अब। तो उसके बाद ये क्या अगला फिफ्थ हो गया, फिर उसके बाद 6 number of 7 digit integers with the sum of digits equal to 10 formed by using the digits 1 2 3 only। अच्छा 1 2 3 की हेल्प से जो बन रहे होंगे जिनका सम क्या आ रहा होगा 10, तो देख लो ना सम 10 ला रहा है पहले, तो उसके अकॉर्डिंगली केसेस बनाएंगे। 7 डिजिट के कितने केसेस बनते हैं, कौन से बनते हैं बताओ। 5 बार 1 क्या क्या 5 बार 1 2 3, ठीक है सम 10 आ जाएगा। और 4 बार 1 3 बार 2, 4 बार 1 3 बार 2, इसके अलावा और कोई केस, इसके अलावा तो और कोई नहीं बनेगी। हाँ सही है, 7 डिजिट का भी बनाना है और सम भी 10 होना चाहिए। तो हो गया, अब नंबर्स बनाने ना इसके हेल्प से। तो ये कितने आ जाएंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये आ जाएंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सब देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद 7 बढ़िया क्वेश्चन है, 7 बढ़िया है, और इसको तुम 10 की वैल्यू लेके भी कर सकते थे। नहीं यार तो उसको कर लिया करो, उससे मैच करवाए आंसर कोशिश की, क्या क्लिक नहीं हुआ, सोच लिया करो थोड़ा सा। मेथड तो मैं चलो बता दूंगा, मेथड तो सीखनी है, लेकिन अगर नहीं आया तो वो भी तो पता होना चाहिए जहाँ पे दिखता है n की वैल्यू ले लेके और आंसर। अब ये देखो n और n इवन, तो ये 5 तक जाएंगे 4 तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे तो कितनी एपीज बनने वाली है बताओ, कितनी एपीज बनेगी 3 की एपी बनानी है बस, 3 डिफरेंट नंबर्स इन एपी, ठीक है।
और ये 3 नंबर हमें यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। कौन सी? 1 2 3 2 3 4, इसके अलावा और कोई नहीं। तो जब हम n 4 ले रहे तो कितनी एपीज बन रही? 2। और हम 5 तक जाएंगे तो कितनी एपीज बनेगी? 1 2 3 2 3 4 3 4 5 1 3 5। अरे 1 3 5 भी तो एक बनेगी, तो टोटल कितनी बनेगी? 4। तो पुट करके देख लो, जब n इवन है n की जगह पे 4 पुट करो, कहां से 2 आंसर आ रहा है? हाँ, फिर 6 तक जाना पड़ेगा। सिंपल है, 6 तक एक बार वेरीफाई कर लो, देख लो, इस तरीके से जा सकते हो। ठीक है, करना पड़ेगा, अगर नहीं आया तो n की वैल्यू लेके कर लेंगे। बाकी ये क्लियर है? अब मेथड के ऊपर आ जाओ उसके। तो ये बताओ, अगर 3 नंबर एपी में रहते हैं, एबीसी कंसेप्ट देखो, एबीसी अगर एपी में रहते हैं तो हम 2b इज इक्वल टू a प्लस सी लिख सकते हैं, है कि नहीं? यही तो प्रॉपर्टी होती है एपी की। 2b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू a प्लस सी आ जाएगा। अब ये बताओ, अगर हमने a एंड c को सेलेक्ट कर लिया तो b अपने आप आ जाएगा क्या? a एंड c को हमने ले लिया तो b अपने आप आ जाएगा इसकी हेल्प से। तो b के बारे में सोचने की जरूरत है क्या? नहीं। a एंड c बस हमें सोचना है, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म अपने आप हमें मिल जाएगी इसकी हेल्प से। बस ये ध्यान रखना है, ये कैसी क्वांटिटी है? इवन। तो इन दोनों का सम भी कैसा आना चाहिए? इवन आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इवन कैसे आएगा? या तो दोनों के दोनों इवन हो जाए या दोनों के दोनों ऑड हो जाए। या दोनों के दोनों इवन हो जाए या तो दोनों के दोनों ऑड हो जाए। तो यहाँ पे टोटल कितने इवन टर्म्स हैं उसके बारे में हमें सोचना है। अब वो पूरी कहानी डिपेंड करती है n के ऊपर, वो पूरी कहानी डिपेंड करती है n के ऊपर। ये पहले क्लियर है क्या? बताओ कंसेप्ट। हमें अगर 3 नंबर्स एपी में उसकी बात करनी है और सेलेक्ट करने हैं तो हम बस सोचेंगे किसके बारे में? फर्स्ट एंड थर्ड के बारे में। तो ये सेकंड नंबर हमें अपने आप मिल जाएगा इसकी हेल्प से। बस सेलेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है, इन दोनों का सम कैसा आना चाहिए? इवन। अब उसके लिए ये दोनों के दोनों या तो इवन हो या दोनों के दोनों ऑड। अब वहां से हमें पहले देखना पड़ेगा कितने इवन टर्म्स अवेलेबल है। अगर मैं n को इवन ले लेता हूं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे ये जो है ना 1 2 3 अप टू n, यहाँ पे इस n को इवन ले लिया तो टोटल कितने टर्म्स इवन रहेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितने इवन रहेंगे? n/2 टर्म्स इवन रहेंगे, ये ध्यान रखना। एंड n/2 टर्म्स कैसे रहेंगे? ऑड। क्लियर? अगर हमने यहाँ पे n को इवन ले लिया, क्योंकि ऑप्शन उसी फॉर्म में है, n इवन है तो क्या आएगा, n ऑड है तो क्या आएगा। अगर हमने इस n को इवन ले लिया तो आधे टर्म्स कैसे रहेंगे? इवन। एंड आधे टर्म्स कैसे रहेंगे? ऑड रहेंगे। तो नंबर ऑफ इवन टर्म्स, नंबर ऑफ इवन टर्म्स, क्योंकि देख लो अगर हम 6 लेते हैं 1 2 3 4 6 तो 3 और 3 इवन रहते हैं। तो वैसे ही n को हमने इवन ले लिया तो नंबर ऑफ इवन टर्म्स n/2 एंड नंबर ऑफ ऑड टर्म्स कितने आ जाएंगे? n/2। तो ये पहली पॉसिबिलिटी, दोनों इवन। तो हमें वो कहां से सेलेक्ट करने पड़ेंगे? इसमें से। तो n/2 C2, तो इतनी एपीज बनेगी जब a and c दोनों कैसे? इवन है। और n/2 C2 इतनी एपीज बनेगी जब a and c दोनों कैसे है? ऑड है। तो टोटल एपीज कितनी आएगी? n/2 C2 प्लस n/2 C2। अब इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है? और ऐसे अगर n ऑड हुआ, n अगर ऑड हुआ तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेंगे एंड कितने ऑड रहेंगे, वो हमें सोचना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग जाना। ठीक है? क्लियर है? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसे जाना होगा तो इधर। ये क्लियर है क्या? चलो, अच्छा था ये भी क्वेश्चन 7 बोला। अब n जब ऑड है तो एक साथ वाला एग्जांपल ले लो, जैसे अगर हम 1 to 7 लेते हैं तो कितने टर्म्स इवन रहते हैं? 3। और कितने टर्म्स ऑड रहते हैं? 4। तो नंबर ऑफ इवन टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं n-1/2 इतने नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेंगे, एंड n+1/2 इतने नंबर ऑफ टर्म्स कैसे रहेंगे? ऑड। तो इसमें से हमें 2 लेने पड़ेंगे और इसमें से 2 लेने पड़ेंगे, इतनी एपीज बनेगी तो उनका सम आ जाएगा।
फिर उसके बाद 8 8 ठीक है, पहले ये लिख लो, जल्दी जल्दी करो इसको। हाँ लिख ले, कर रहा है। अच्छे अच्छे कंसेप्ट क्वेश्चन चल रहे हो तो लिख नहीं रहा है। उसको पता था कि एपी को पीएनसी के साथ मिक्स किया जा सकता है, ठीक है, मुझे पता था, तुम लोगों को थोड़ी था। अब इसमें काउंटिंग थोड़ी करेंगे हम, 1 to n तक जा रहे हैं, फिर लेंगे तो हालत खराब नहीं हो जाएगी। एक एक के डिफरेंस की एपी बनेगी, दो दो के डिफरेंस की एपी बनेगी, तीन तीन के डिफरेंस की एपी, कितना करेगा लोगे? अटेम्प्ट तो करना जरूरी था, नहीं बना ठीक है, अब मेथड भी हमारे पास आ गए। अब इधर पता नहीं कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया एक्सरसाइज 2। एक तो डर के मारे पूछ भी रहा था, क्या पूछ रहा था हिमांशु तू? गायब भी हो गया हो तो, क्वेश्चन देख के डर जाते हैं बच्चे तो। करना थोड़ी, यही तो सीखना है, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में तो आते हैं, मेंस में तो चिल्लर क्वेश्चन आते हैं। वो बताओ डायगोनल एक साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ, ऐसे क्वेश्चन मेंस में रहते हैं। 4 डिजिट का नंबर बताओ, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, ये एडवांस में ऐसी चीजें रहती है। अबे ये नहीं पूछा जाएगा एडवांस में, तो ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बच्चे एन की वैल्यू नहीं पूछ करके ऐसा निकाल लेंगे। सही में वो एडवांस के क्वेश्चन पेपर देखो तुम, एन की वैल्यू पुट करके निकलने वाले हैं, बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब जहाँ पे एन आ रहा होगा देते नहीं हो जाते। उसको पता है बच्चा तो बच्चा घर के आंसर ला ही देगा, तो करके सॉल्व करने से। ठीक है, एक 2m white identical points and 2m red identical points are to be arranged in a straight line. M plus n identical points on each side of the central mark. The number of ways of arranging the identical points so that arrangements are symmetrical with respect to the central mark. Okay. यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट्स है? 2m plus 2m, ठीक है। अब उनके बीच में एक सेंट्रल मार्क आएगा कहीं पे, तो इसके इधर कितने पॉइंट्स होने चाहिए? मतलब m वाइट होने चाहिए, n रेड होने चाहिए, और इधर भी ऐसा ही होना चाहिए। और दोनों तरफ की जो अरेंजमेंट है वो कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ की अरेंजमेंट सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो ये बताओ, अगर हमने एक साइड के अरेंज कर दिए तो दूसरे साइड के अपने आप फिक्स हो जाएंगे? मतलब मान लो हमने एक तरफ वाले को अरेंज कर दिया, व्हाइट रेड, इधर भी व्हाइट रेड ही आएगा। बस हमें एक साइड के बारे में सोचना है, दूसरे अपने आप फिक्स हो जाएगी। क्लियर? अब बस एक साइड के बारे में हम सोचते हैं। यहाँ पे टोटल कितनी सीट है? m प्लस n, वहां पे जाके कौन बैठेंगे? यही m प्लस n ऑब्जेक्ट। अब ये क्यों किया? क्योंकि ये m आइडेंटिकल एक टाइप के, n आइडेंटिकल है दूसरे टाइप के, तो इतनी अरेंजमेंट्स इनके बीच में पॉसिबल होगी। तो इसको ही कैसे लिखेंगे? तो उधर तरफ के अरेंज हो गए तो इधर वाले अपने आप फिक्स हो जाएंगे, ये होगा, ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये? सेंट्रल मार्क के अबाउट सिमेट्रिक चाहिए थे। बस एक तरफ के बारे में सोचेंगे, सिमेट्रिकल है उसकी वजह से दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक? 9
बन गया। देन टेंथ में कौन सा एक कम आ रहा है। तो क्वेश्चन लैंग्वेज अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन कंसीडर द वर्ड मल्टीपल, देन इन हाउ मेनी वेज, other ways can the letters of the word multiple be arranged। मतलब जितने भी आएंगे उसमें से एक मल्टीपल वाला होगा, तो इसके अलावा कितने होंगे टोटल माइनस वो मल्टीपल का है। तो एक एक से सारे समझ यूजिंग ऑल द लेटर्स इक्वल टू, क्या हो गया विदाउट चेंजिंग द टोटल कितने आ जाते हैं 7 फैक्टोरियल, और अपॉन में कुछ आएगा क्या, तो डी क्या नहीं समझा, डी आंसर है क्या, है क्या, तो इंटू 4 क्यों किया उसको, एक मिनट, टोटल कितने हैं ये 8 है ना, उसमें से 2 एल है, तो इनकी पॉसिबल अरेंजमेंट कितने होंगे आपस में 8 फैक्टोरियल, लेकिन अदर वेज बोला गया है तो मल्टीपल का एक माइनस करना पड़ेगा। अब इसी को देखो हम 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और हाँ अपॉन में 2 फैक्टोरियल रह गया, 2 एल का 2 फैक्टोरियल रह चुका है तो ये भी देना पड़ेगा। अब इसको हम 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 -1 ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स 4 इंटू, ठीक है। और इसमें ठीक है, तो इतने थे 10 का ऑप्शन है। अब क्लियर हो गया अनुष्का, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर के लिए पार्ट 3 में पहले 6 एक्सरसाइज टू पार्ट 3 फर्स्ट 6 अच्छे क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करना, वो कल डिस्कस करेंगे। बस सिर्फ डायरी में लिखता सॉल्व भी करता है ना, बहुत बढ़िया। फिर एक बार देख लो ग्रुपिंग वाले कंसेप्ट, देख लो एक बार सारे, और आज जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं उनको एक बार घर पे फिर से सॉल्व करना। तो तुम लोग तो यहीं पे बैठोगे कितने बजे तक, 7 बजे तक सॉल्व करना, जाते वक्त पूछूंगा। पढ़ोगे पढ़ो, पढ़ने के लिए टाइम दिया है। और इधर तुम लोगों की कैसे चल रही है एनटीसी की पढ़ाई, कौशल, आर्या, तनीषा, हो गया पूरा सिलेबस कवर? ओके चलो बहुत बढ़िया। अब जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद इसको भी सॉल्व करना, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन अगला। इन हाउ मेनी वेज 6 toys, in how many ways 6 toys, 6 distinct toys, ध्यान रखना ये ग्रुपिंग के लिए डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। 6 distinct toys be distributed among two brothers in the ratio 2:4, in the ratio 2:4।
2:4 के रेशियो में। तो 2 फैक्टोरियल हो गया, बहुत आसान था ये। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, एक 2 का एक 4 का, 2:4 के रेशियो में आ ही जाएंगे। तो 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और इनटू में अभी तो ये डिवाइड किया है, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन 2 फैक्टोरियल तरीके से। अब इसमें एक रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं इसी क्वेश्चन। देखो अगला, इन हाउ मेनी वेज 6 टॉयज बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 2 brothers in the ratio 2:4 such that younger one will receive maximum number of toys. Younger one will receive maximum number of toys into 2 factorial। नहीं करना होगा बस, क्योंकि जो बड़ा वाला ग्रुप होगा वो हमेशा किसके पास जाएगा, छोटे के पास जाएगा, और बड़ा वाला किसके पास जाएगा, बड़े के पास जाएगा। छोटा वाला हो गया, बड़ा वाला छोटे के पास जाएगा, छोटा ग्रुप बड़े के पास जाएगा। ऐसे होता है ना घर पे, छोटे को ज्यादा मिलता है। अब तुम ही छोटे हो क्या? अच्छा, तेरे को ज्यादा मिलता होगा। तो ये देख लो, ग्रुपिंग तो करनी है, एक 2 का ग्रुप मिलेगा और एक 4 का मिलेगा हमें, है ना, 2 का और 4 का बनेगा। तो ये जो 4 वाला ग्रुप है ये हमेशा किसके पास जाएगा, ये 2 ब्रदर से एक छोटा है, यंगर वन के लिए ये और ओल्डर के लिए वो लिख रहा हूँ। तो ये जो 4 वाला ग्रुप है हमेशा किसके पास जाएगा, यंगर के पास जाएगा, यानी 2 वाला किसके पास जाएगा, ओल्डर के पास जाएगा। तो इनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से होगा। लेकिन अभी इसमें क्या था, कोई भी ग्रुप किसी के भी पास जा सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन 2 फैक्टोरियल तरीके से था। इधर क्लियर है ये? सर सेकंड क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? सेकेंड क्वेश्चन में ये है, इन हाउ मेनी वेज 6 टॉयज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 2 ब्रदर्स in the ratio 2:4 such that younger one will receive maximum number of toys। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many ways 8 toys be distributed among 3 brothers such that each one will receive at least one toy, and no two get same number of toys, बताओ जल्दी। टॉयज डिस्टिंक्ट है, वो मेंशन कर लेना वहां पे। ध्यान से, हर एक के पास एटलीस्ट एक आना चाहिए एंड किसी के भी पास सेम नंबर ऑफ टॉयज नहीं जाने चाहिए। तो पहले ग्रुपिंग किस तरीके से होगी उसके बारे में सोचो, पॉसिबिलिटीज ढूंढो। 8 टॉयज है, हाँ बहुत सारे कैसे आएंगे, बोलो बहुत सारे कैसे? अरे तो 2 के पास तो सेम नंबर जा रहे हैं ना, वही तो नहीं चाहिए। 1 2 5 और और 3 1 4
अगर वो ये हो गया ना 1 3 इवन 4 क्या बोल रहा हूँ पहले ग्रुपिंग की पॉसिबिलिटी ढूंढो ना स्ट्रेंथ वाइज एक ग्रुप की स्ट्रेंथ मतलब ये पॉसिबिलिटी आएगी 1 2 5 एक ग्रुप 1 का बनेगा एक ग्रुप 2 का बनेगा एक ग्रुप 5 का बनेगा तो देख लो हर एक के पास एटलीस्ट एक जा रहा है और किसी भी दो ग्रुप में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है और पॉसिबिलिटी इसके अलावा और कोई सोचो इसके अलावा और कोई आएगी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी इसके अलावा अगर तुम कोई भी निकालने जाओगे या तो उसमें दो ग्रुप में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे या तो वो इन्हीं में से किसी एक के साथ मैच हो रही होगी जैसे अगर तुम बोलोगे 3 4 1 यही तो है वो तुम बोलोगे 2 1 5 यही तो है ठीक है तो यही दो पॉसिबिलिटीज है अब आ जाते हैं इनको पहले ग्रुपिंग तो पॉसिबिलिटीज तो हमने ढूंढ ली तो इसका आंसर देख लो 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ये तो डिवाइड कर लिया ग्रुप्स में अब इन ग्रुप्स का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन 3 फैक्टोरियल तरीके से अब यहाँ पे 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तो ये इसका आंसर ठीक है तो इसका मतलब इसमें पहले क्या करना है ग्रुपिंग की पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है जो उस कंडीशन को क्या कर रही होगी सेटिस्फाई एंड उसके बाद फिर उसको ग्रुपिंग वाले रिजल्ट से अब यही क्वेश्चन है पूरा लास्ट में बस एक और रेस्ट्रिक्शन ऐड कर लेनी है पूरा क्वेश्चन सेम है लास्ट में एक और रेस्ट्रिक्शन ऐड कर लो youngest one will receive maximum number of toys youngest one will receive maximum number of toys but divide by 3 factorial क्यों करेंगे क्योंकि इसमें अब तीनों ग्रुप्स डिस्टिंक्ट स्ट्रेंथ के है ना अगर इक्वल स्ट्रेंथ के रहते तो 3 फैक्टोरियल आ जाता अब इसमें एक और कंडीशन इसी क्वेश्चन में है एक और कंडीशन youngest one will receive maximum number of toys into 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा क्योंकि ये जो बड़ा वाला ग्रुप है हमेशा किसके पास जाएगा छोटे के पास बाकी बचे दो ब्रदर तो और ये दो ग्रुप्स तो इन दो ग्रुप्स के उन दोनों में क्या होगी डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 फैक्टोरियल तरीके से तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है लिख लो क्लियर है तो इसमें यही पूरा सेम है डाटा बस ये जो ग्रुप है ये हमेशा छोटे वाले के पास जाएगा ये छोटे वाले के पास तो होगा जिनका डिस्ट्रीब्यूशन बस इन दोनों ग्रुप का दो भाइयों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आंसर जो आ जाएगा 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल आएगा प्लस 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल ठीक है नेक्स्ट in how many ways 17 persons 17 in how many ways 17 persons departs in how many ways 17 persons departs in two cars of capacity 4 and 3 autos of capacity 3 each 2 cars of capacity 4 and 3 autos of capacity 3 each such that ठीक है पहले इतना तो कर लो बाद में रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे 17 लोग हैं 2 कार 3 ऑटो कार की कैपेसिटी 4 ऑटो की 3 बताओ और ब्रैकेट में लिख लेना इंटरनल अरेंजमेंट इन कार एंड ऑटोज इज नॉट कंसिडर्ड मतलब कार में भी अगर कोई बोलना चाहेगा 4 सीटें होगी 4 लोग होंगे 4 तरीके से अरेंज होंगे तो वो अरेंजमेंट यहाँ पे कंसिडर
नहीं करनी है। इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स इज नॉट कंसिडर्ड, ये कंसिडर नहीं करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कभी कभी अगर बोला जाएगा 4 सीटें हैं तो फिर वहां पे 4 सीटों पे जाके 4 लोग बैठेंगे, कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से, वो भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरनल अरेंजमेंट कंसिडर नहीं करनी है तो उसके बारे में सोचेंगे नहीं हम लोग। जैसे अभी वो वाला एग्जांपल हमारा था ना पहला, उसमें रो में आपस में अरेंजमेंट कंसिडर कर रहे थे हम लोग, तो इनटू में 6 फैक्टोरियल करना पड़ा था। लेकिन इसमें इंटरनल अरेंजमेंट कंसिडर नहीं करनी है, तो फिर बैठाने के बारे में तो हम नहीं सोचेंगे, बस ग्रुप में डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनको। ग्रुपिंग से जाना इसमें देखो टोटल 17 लोग हैं, कार में 4 जाएंगे, तो एक ग्रुप 4 का, एक ग्रुप 4 का, फिर ऑटो में 3 जाएंगे, तो 3 के ग्रुप, तो टोटल 17 हो गए 17। तो बस पहले ग्रुपिंग बनाओ, इनकी डिवाइड करो ग्रुप्स में, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अभी ग्रुप में डिवाइड नहीं हुआ है पूरी तरीके से, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल पे आएगा, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल, ये दोनों ग्रुप इक्वल स्ट्रेंथ के, ये 3 फैक्टोरियल, ये तीनों ग्रुप्स इक्वल स्ट्रेंथ के। अब ये तो हो गया ग्रुप में डिवाइड करना, बाद में जाके डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बताओ, ये जो 3 वाला ग्रुप है क्या कार में जा सकता है क्या? 3 वाला ग्रुप हमेशा किस में जाएगा, ऑटो में, एंड 4 वाला ग्रुप किस में जाएगा, कार में। तो इन दोनों ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा, कार में, एंड इन तीनों ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा, ऑटो में। तुमने 5 फैक्टोरियल कर दिया था क्या? ध्यान रखना, अब वो 3 की कैपेसिटी वाले अगर कार में चले जाएंगे तो 4 वाला ऑटो में बैठ ही नहीं पाएगा, कैपेसिटी ऑटो की 3 की है ना। तो ये जो 4 वाले ग्रुप है वो जाएंगे ऑटो में, सॉरी कार में, 2 फैक्टोरियल तरीके से, एंड ये 3 वाले किस में जाएंगे, ऑटो में जाएंगे। क्लियर? क्या कर रहा था तुम? और उसके बाद अगर मान लो इंटरनल अरेंजमेंट यहाँ पे कंसीडर करते तो आंसर क्या आता? ये तो आता ही, साथ में और क्या करना पड़ता, ये जो 4 वाला ग्रुप कार में जा रहा है ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाता ये, क्योंकि ये 4 वाला ग्रुप जा रहा है कार में, तो उनकी वहां पे अरेंजमेंट कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल। ये 4 वाला जा रहा है कार में, उनकी वहां पे अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। ये 3 वाले जा रहे हैं ऑटो में, तो वहां पे अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इंटरनल अरेंजमेंट कंसीडर नहीं करनी है, यही आंसर है बस। ठीक है, और क्या कह रहे हो अनुष्का? हाँ कर दिया ना डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, जरा क्लियर है ये ग्रुपिंग है, देख लो कितने आसानी से उसका आंसर आ रहा है। अब 17 लोगों को डिवाइड करना है 4 ऑटो में, काउंटिंग करने जाओगे तो दिमाग नहीं खराब हो जाएगा? चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी में रेस्ट्रिक्शन डाल लेते हैं। अरे इधर समझ में आ रहा है या फास्ट हो रहा है ऑनलाइन? ज्यादा स्पीड में चीजें हो रही है ऐसा लग रहा है क्या? बोल दो। आवाज आ रही है ना मेरी? अरे इधर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, आवाज जा भी रही है या नहीं? Yes. हाँ ठीक है, चलो जल्दी लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रेस्ट्रिक्शन डाल देना बस इसमें, सच दैट two particular persons such that 2 particular persons
two particular persons insist on going by same car, insist on going by same car, सेम कार से जाना ये इंसिस्ट कर रहे हैं, तो बताओ कितने तरीके से जा सकते हो। इंसिस्ट ऑन गोइंग बाय सेम कार, पहले तो सोचो सोचो करो, बताता हूँ फाइनली क्या गलती कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे। सोचो, इंसिस्ट ऑन गोइंग बाय सेम कार, इंसिस्ट ऑन गोइंग बाय सेम कार। सोचो, जो दो लोग हैं पर्टिकुलर पर्सन से, ठीक है, पर्टिकुलर मतलब वही दो फिक्स, वो तो इंटरनल अरेंजमेंट कंसीडर होता है। हाँ हाँ, अच्छा मतलब इसमें गलती है, सर वो ऊपर 17 तक और बाकी सब 17 था, पिछले वाले में 17 था। कौन बताएगा क्या करना है इसमें, वही भी बता दो, चलो जल्दी करो। हाँ बोलो मल्लार। सर हम ऊपर 17 ही लेंगे, पर नीचे एक 4 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। नहीं वो तो चलो इसने बता दिया, लेकिन उसमें गलती है, गलती उसमें है। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी कार्स है, दो, वो जो पर्टिकुलर लोग हैं दोनों में से किसी भी कार में बैठ सकते हैं, तो पहले हमें उस कार को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट, उस कार को हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। 2C1 तरीके से उस कार को हम सेलेक्ट कर देंगे एंड वो दो पर्सन जो पर्टिकुलर पर्सन थे उनको उस कार में बैठा देंगे, हो गया है ना। लेकिन पता नहीं थी कार पर्टिकुलर, अगर बोलते ना पर्टिकुलर कार, तब तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां पे क्या बोला गया, टू पर्टिकुलर पर्सन इंसिस्ट ऑन गोइंग बाय सेम कार, तो वो दोनों में से कोई भी एक हो सकती है, तो उस कार को पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब उस कार में वो दो लोग बैठ गए, अब उसके बाद कितने लोग बचे, 15 15 लोग बचे, तो इनकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, किसकी स्ट्रेंथ में, एक तो 2 वाली स्ट्रेंथ का एक ग्रुप बनेगा, क्योंकि एक कार में ऑलरेडी कितने जा चुके, दो, तो उसके लिए हमें कितने स्ट्रेंथ के ग्रुप की जरूरत है, 2 के स्ट्रेंथ की। फिर उसके बाद एक कार में 4 बाकी है, तो 4 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, अब ये 3 ग्रुप इक्वल स्ट्रेंथ के, तो 3 फैक्टोरियल। अब ये बताओ, ये जो 2 वाला ग्रुप है उसी कार में जाएगा जिसमें दो लोग ऑलरेडी जाके बैठ चुके हैं, और ये 4 वाला किस में जाएगा, जिस कार में कोई नहीं बैठा हुआ है। मतलब इन दो ग्रुप्स की उन दो कार में डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से होगा, एक तरीके से, क्योंकि ये 2 वाला ग्रुप उसी कार में जाएगा जिसमें दो लोग ऑलरेडी जाके बैठ चुके हैं और इनको हमने बैठा दिया है। ये जो हमने 2C1 किया है ना, वो दो पर्टिकुलर पर्सन को उस कार में बैठा दिया ऑलरेडी, बाकी बातें किसकी कर रहे हैं हम, जो बचे हुए 15 लोग हैं उनकी, तो उनको हमने ग्रुप में डिवाइड किया, ये डिवाइड हो गया ग्रुप में। अब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ये 2 वाला ग्रुप किसमें जाएगा, जिसमें ऑलरेडी दो जाके बैठ चुके हैं, और ये 4 वाला जिसमें कोई नहीं बैठा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से, एक। और ये 3 ग्रुप्स का ऑटोज में, तो ये उसका आंसर, तो ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कार भी बोलता तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वो कार भी फिक्स हो जाती, उसी कार में बैठना है उनको जाके, तो ये नहीं आता, वही आंसर रहता। क्लियर है ये, हाँ कौन सा। अब ये देखो हमने क्या किया, दो पर्टिकुलर पर्सन को एक कार में बैठाना, अब हमारे पास 2 कार है, तो पहले उनको बैठा देते, तो 2 में से वो कोई भी एक कार हो सकती है, तो उस कार को हम सेलेक्ट कर देंगे, हम उन दोनों को उस कार में बैठा दिया, मतलब हमने 2 लोगों को कार में बैठा दिया।
अब हमारे पास कार्स 2 अवेलेबल है, एक में स्ट्रेंथ कितनी है 2, एक में स्ट्रेंथ कितने की है 4 की, और बाकी 3 ऑटोज है उसमें स्ट्रेंथ कितने की 3 की, और 15 लोग हैं। तो ग्रुप में हमने डिवाइड किया। अब उसके बाद ये जो 2 वाला ग्रुप है कौन से कार में जाएगा, जिसमें 2 लोग ऑलरेडी जाके बैठ चुके हैं उसी कार में जाएगा, और ये जो 4 वाला ग्रुप है जिसमें कोई नहीं बैठा हुआ उसमें जाएगा। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे कितने तरीके से होगा, एक तरीके से, क्योंकि अब ये 4 वाला ग्रुप उस कार में नहीं जा सकता जिसमें 2 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है। और बाकी इन 3 ऑटोज का मतलब ये 3 ग्रुप का 3 ऑटोज में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टोरियल तरीके से। इधर क्लियर है ऑनलाइन? अगर मैं पर्टिकुलर लिखता तो क्या चेंज होता, पर्टिकुलर नहीं लिखा है तो क्या हो रहा है, समझो बस इसको। Yes, sir. थ्योरी पार्ट इसका कल ही करवा दिया गया है, आज तो बस क्वेश्चन चल रहा है, जो रेस्ट्रिक्शन डाले जा रहे हैं बस, और उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर्स लिख रहे हैं। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, और 2-4 क्वेश्चंस करेंगे हम ग्रुपिंग के, है ना, आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करके देख लेना, और मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है 6 उनको भी अटेम्प्ट करना। ठीक है, इतना ही था आज के लिए।